हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपना टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, रिजोल्यूशन का मतलब है बेटा वेक्टर को तोड़ना, एक तरह से मतलब वेक्टर की स्प्लिटिंग करना अलग अलग कंपोनेंट में। मान लीजिए एक वेक्टर गिवन है, हमें उसको दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में ब्रेक कर देना, ताकि अगर उन सभी कंपोनेंट को जोड़ें तो हमें वही अपना ओरिजिनल वेक्टर मिले। अब देखिए कैसे, आपने एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या किया था, जैसे ये वेक्टर था हमारा r, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, तो यहां पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू क्या था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू r वेक्टर, राइट। यहां तो हमारे पास ये दो वेक्टर थे, इनका हमने रिजल्टेंट फाइंड किया था r। लेकिन मान लो ये दो वेक्टर आपको गिवन नहीं है, केवल आपके पास एक ही वेक्टर गिवन है, और वो वेक्टर कौन सा है, r वेक्टर। हमें इस वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में ब्रेक करना है, और वो जो जिन हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे वो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उनको जोड़ने के बाद दोबारा हमें यही वेक्टर मिले। क्लियर। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा वेक्टर a है, अगर मैं इसको एक इस साइड तोड़ूं और एक इस साइड में इसको ब्रेक करूं, मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं a वेक्टर और इसको नाम दे दिया b वेक्टर। अब आपको पता है यहां पर वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर। तो हमने ये क्या किया बेटा, इस एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। इस तरह ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब कि देखिए बेटा, इट इज द, ये रिजोल्यूशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ देना दो या दो से ज्यादा हिस्से में। हमने यहां दो हिस्सों में तोड़ा, एक तो ये और एक ये, इनटू टू और मोर वेक्टर सच दैट ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में तोड़ा, ये दो वेक्टर इस तरह से हैं कि देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जो इफेक्ट इस अकेले वेक्टर का है वो ही इफेक्ट इन दोनों वेक्टर्स का भी होगा। मतलब मैंने एक वेक्टर को अगर मैंने तीन हिस्सों में तोड़ दिया और फिर मैं उन तीनों हिस्सों को दोबारा जोड़ दूं तो मेरे पास वही ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा। तो ये होता है मेरा बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बताइए क्लियर है कि नहीं है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया। अब हम समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन को। तो देखिए बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हम एक वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए a वेक्टर, इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब बेटा, एक तो इसका वेक्टर जैसे अलोंग द x एक्सिस और एक होगा अलोंग द y एक्सिस। क्लियर है। तो जो x एक्सिस के अलोंग होगा जो इसका वेक्टर, मैंने इसी एक वेक्टर को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक तो अलोंग द x एक्सिस, उसको नाम दे देता हूं ax। एक है अलोंग द y एक्सिस, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा ay। क्लियर। तो अच्छा, अब एक बात ध्यान रखनी है आपने, मैंने x एक्सिस वाले को ax और y एक्सिस वाले को ay, मतलब इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो अगर इन दोनों हिस्सों को जोड़ दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो देखिए बेटा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू, ये एक तो इससे मिलके बना प्लस एक y कंपोनेंट वाले से मिलके बना। क्लियर है। लेकिन ये तो इधर तो वेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इधर वेक्टर नहीं लगाया ना, तो यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा बेटा। तो यहां मैंने लगा दिया i कैप और यहां मैंने लगा दिया j कैप। ये i कैप j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड केवल 1 है, केवल ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं यूनिट वेक्टर हमें, डायरेक्शन। देखिए आई कैप लगाया है, इसका मतलब बेटा x जो x एक्सिस के साथ होता है ना, उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर। और जो हिस्सा y एक्सिस के अलोंग है जो वेक्टर, उसके साथ हमेशा हम लगाते हैं j कैप। क्लियर। तो
ये मेरा अब कंप्लीट एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ये तो 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर है। अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम होता तो मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ता बेटा, ए वेक्टर को। एक तो ए एक्स प्लस, दूसरा ए वाई और तीसरा ए जेड। क्लियर? जो एक्स कंपोनेंट है इसके साथ हम लगाते आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप और जेड कंपोनेंट के साथ बेटा के कैप। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास 3 कंपोनेंट किसके, वेक्टर ए के। अलग अलग हिस्सों में हमने इसको तोड़ दिया। देखो ये एक वेक्टर था, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस। ये हिस्से ऐसे हैं कि अगर मैं इनको दोबारा से जोड़ूं तो मेरे पास दोबारा यही वेक्टर आएगा रिजल्ट, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर? तो ये तो मैंने जस्ट सिंपली इसके बारे में केवल एक आइडिया होना चाहिए आपको रिजोल्यूशन होता क्या है। ठीक है? अब जैसे हम करते हैं, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, मान लो एक पॉइंट पी है। ठीक है? पी पॉइंट का जो पोजीशन, जो वेक्टर इसकी पोजीशन के बारे में हमें बताएगा, उसको मैंने नाम दिया आर वेक्टर। क्या नाम दिया? आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो ये हिस्सा जिसका नेम है एक्स आई कैप। ठीक है? मतलब ये क्या किसको शो करता है? एक्स को। और एक ये हिस्सा इसका जिसको मैंने नाम दिया वाई जे कैप। एक एक्स आई कैप, दूसरा वाई जे कैप। क्लियर? ये पॉइंट P था, ये मेरा पॉइंट M और ये है बेटा पॉइंट N। ये बताइए क्लियर है कि नहीं है? अच्छा देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है ना। पहले तो देखिए ये जो R वेक्टर है मेरा किसके बराबर होगा? एक तो इस कंपोनेंट को जोड़ दो प्लस फिर इस कंपोनेंट को जोड़ दो y j कैप। ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। क्लियर है ना? बस वही तो है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया इसको, बस एक ये और एक ये, 3 हिस्सों में तोड़ते तो तीसरा भी हिस्सा आ जाएगा। फिर यहां से अगर मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की और y की। अच्छा पहले ये समझिए आप, ये आया कैसे? r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है ना, ये आएगा कैसे? इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ। मैंने क्या बताया? इसका नाम क्या है? एक्स आई कैप, और इसका नाम क्या दिया मैंने? वाई जे कैप। अब पैरेललोग्राम लॉ देखिए, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लाया मैंने वेक्टर एडिशन में। देखिए ये जो शेप है इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे ये साइड और ये साइड ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। तो इसमें वेक्टर एडिशन का लॉ लगाया मैंने, तो क्या होगा? देखिए 2 एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम के, ये एक ये, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। क्लियर? तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो वो मुझे किसके बारे में बता? तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल लेंगे? बाय द डायगोनल। बाय द डायगोनल, यानी डायगोनल मेरा क्या है? ये यानी कि आर वेक्टर। क्लियर है? ये समझ में आया? पैरेललोग्राम लॉ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखिए जो यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन को शो करता है उसको हम लिखेंगे आई कैप, जो वेक्टर y डायरेक्शन के अलोंग है उसको हम शो करते हैं j कैप, जो वेक्टर z डायरेक्शन के अलोंग होता है उसको हम शो करते हैं k कैप से। जैसे यहां पर था आई कैप j कैप k कैप, k कैप अलोंग द z, yj अलोंग द y और I अलोंग द x। क्लियर? तो चलिए ये तो हो गया। अब मुझे निकालनी है बेटा x की और y की वैल्यू। तो अब इस ट्रायंगल का यूज कीजिए। देखिए अगर ये y है तो ये भी y, अगर ये x है तो ये भी x। ठीक है ना? अच्छा अब आप ट्रायंगल का यूज कीजिए OPM। OPM। अब यहां से आप देखिए इस ट्रायंगल OPM में से मुझे वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है?
कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है? x, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? r। तो इसका मतलब बेटा x बराबर r कोस थीटा। क्लियर है? और बिल्कुल इसी तरह से मैं ट्रायंगल अगर बेटा अपना चूज करता हूं, यही ट्रायंगल है, इसमें मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन r। तो यहां से बेटा y आ गया अपने पास r साइन थीटा। तो क्लियर है बेटा? यहां से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, यानी कि ये तो x कंपोनेंट की वैल्यू, ये y की। अब देखिए जरा ध्यान से, जिस तरफ थीटा होता है ना, ये इधर नीचे थीटा है ना, तो नीचे वाले कंपोनेंट के साथ लगा होगा कोस थीटा। मतलब यहां से जो मेरा x है वो किसके बराबर आया? r कोस थीटा। क्लियर? और जो ये वाला कंपोनेंट है ये मेरा हो गया बेटा y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, आपने केवल यहां ऐसे नोट कर देना है। क्लियर? अच्छा, अब जरा इस चीज को और मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने किसी बॉडी पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स को ना डिनोट कर दिया मैंने एफ वेक्टर के साथ, ठीक है? और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है। तो मैं यानी बेटा इस कंपोनेंट का नाम, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक तो लोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा लोंग द वाई एक्सिस। तो इस हिस्से का नाम होगा एफ कोस थीटा, और ऊपर वाले हिस्से का नाम क्या होगा? एफ साइन थीटा। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, इधर जैसे एंगल थीटा था तो इस x की वैल्यू कितनी आई थी? r कोस थीटा। वही अब इस f वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? f कोस थीटा, और ऊपर वाले कंपोनेंट की f साइन थीटा। ये बताइए बेटा, ये चीज क्लियर है? समझ में आ चुकी है ना? ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाऊं कि ये मेरा f वेक्टर है और इधर है बेटा एंगल थीटा। क्लियर? तो इसको हम नाम देंगे नीचे वाले को। अब देखिए थीटा ऊपर चला गया ना, जिस तरफ थीटा होगा ना वो कोस थीटा लगा दो, तो ये कंपोनेंट मेरा क्या होगा? f कोस थीटा, और ये हो गया अपना नीचे वाला f साइन थीटा। तो ये डिफरेंस आपने समझना होगा। क्लियर है ना? इसको आप अपने तरीके से नोट कर लीजिए, आपको केवल थोड़ा सा एक माइंड में इसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया होना चाहिए बस। अब देखो, जैसे ये हम किसी एक डायरेक्शन में ऐसे फोर्स से खींचते हैं किसी चीज को, मैंने किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचा तो सारा का सारा फोर्स, लेकिन बॉडी आपकी कहां जा रही है? ऐसे खींच जा रहेगी ना आगे। मैं ऐसे किसी जो खींचता हूं, बॉडी ऊपर थोड़ा आ रही है, बॉडी तो आगे से बढ़ रही है। तो यानी कि इसका कुछ हिस्सा तो इधर चला गया और कुछ हिस्सा इस तरफ गया, ज्यादातर जो हिस्सा है वो इस तरफ है। ठीक है, तभी बॉडी इस तरफ है। हाँ, अगर मैं ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ना करके थोड़ी सी ऐसे कर दूं, तो हो सकता है बॉडी ऊपर उठ जाए। ठीक है ना? तो जो कंपोनेंट ज्यादा होगा बॉडी उसी तरफ जाएगी। ठीक है ना? तो उसकी तरफ अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगी। तो रिजोल्यूशन तो आपको समझ में आ गया, एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में ब्रेक करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा आप प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है अपना, कैन द वॉक ऑफ ए मैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? मतलब जब एक आदमी की चाल है, आदमी चल रहा है, तो क्या उसकी वॉक को, उसकी चाल को हम ये बोल सकते हैं कि वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से उसको शो कर सकते हैं? उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहां आएगा ये बताना है हमने। देखिए, जब हम चलते हैं तो अब चलते टाइम ग्राउंड को कुछ पीछे की ओर और नीचे की तरफ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम ग्राउंड को जो है प्रेस करते हैं। क्लियर है ना? जैसे यहां पर शो किया गया है। तो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऐसे नहीं कभी हम ग्राउंड को प्रेस करते नीचे की तरफ, नहीं, हम हमेशा चलते टाइम जो है ग्राउंड को कुछ इस तरीके से प्रेस करते हैं,
जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। हम कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ग्राउंड हमारे ऊपर रिएक्शन लगाएगा, धरती हमारे ऊपर, अगर हम धरती पर एक्शन लगा रहे हैं, दबाव पा रहे हैं, तो धरती हमारे ऊपर की ओर रिएक्शन लगाता है। आप नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और थर्ड यूनिट में भी करोगे आप यहां पर। तो ग्राउंड ने ऊपर की ओर रिएक्शन लगाया, देखिए हमने नीचे की ओर एक्शन लगाया, ये क्या है, एक्शन है बेटा, क्या है ये, एक्शन, जो कि हमने लगाया है। तो ग्राउंड ने क्या किया, ऊपर की ओर रिएक्शन लगाया, ग्राउंड रिएक्शन। ये बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इधर जो है ये है एंगल थीटा, तो जो इसको अब हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट कंपोनेंट्स में, एक तो ये कंपोनेंट दैट इज आर कोस थीटा, और एक ऊपर वाला कंपोनेंट रहेगा बेटा अपना दैट इज, क्या बोलेंगे इसको हम, आर साइन थीटा। क्लियर है ना। अच्छा अब देखिए हमने ग्राउंड को नीचे की ओर प्रेस किया तो हम आगे की ओर चलने लगे, तो यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से हम आगे की ओर चलेंगे, वो है बेटा आपका आर कोस थीटा। क्लियर है। सो वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, हम आगे की ओर चलेंगे, यानी कि वी विल वॉक, हम चल पाएंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा, दैट इज आर कोस थीटा। किसका है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ग्राउंड रिएक्शन का, ऑफ ग्राउंड रिएक्शन। क्लियर है ना। ये जो ग्राउंड का रिएक्शन था इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। हमें आगे जाना है ना, तो हम आगे कौन से फोर्स से बढ़ेंगे, यहां पर आर कोस थीटा से। बात समझ में आ गई ना, इसकी डायरेक्शन ही है आगे की ओर, तो इसी फोर्स से हम आगे की ओर चल पाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा वॉकिंग वाला। बाकी इसमें जो भी है वो आप अपनी तरफ से खुद लिख सकते हो। व्हेन वी अप्लाई द एक्शन ऑन द ग्राउंड, clear, then the ground apply the reaction on our body, we find that it after resolving this ground reaction in two component, the horizontal component help us to walk forward, तो ये हमें आगे की ओर चलने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर है बेटा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट कर लिया। तो ओके बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।